सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जान पा रहे हैं, आजकल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है और उनमें से जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस है, और आज तो लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम की भी नोटिफिकेशन निकाल दी है आयोग ने। तो आज मैं आप लोगों के सामने दोस्तों उत्तराखंड लोअर पीसीएस विशेष रूप से जो एनटी का जो पेपर हुआ था नायब तहसीलदार का, जो प्रीवियस ईयर का, वो लेकर के आपके सामने आया हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि पिछले साल किस तरीके का पेपर आया था। क्योंकि ये पूरा सिलेबस बेस्ड पेपर होता है और हमें ये चीज़ जाननी है और तैयारी कैसे करनी है कि जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे कि उसी हिसाब से जो अभी करंट में चल रहा है और जो सिलेबस है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो इस पेपर का अवलोकन करते हुए हम इन चीज़ों को आगे देखेंगे और इसकी तैयारी भी करेंगे। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए दोस्तों, और छोटा सा अनुरोध रहेगा आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। प्रीवियस पेपर जो 2016 में हुआ था नवंबर में, तो उस पेपर को आज मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप भी देखिएगा कि कैसे प्रश्न आए थे। तो देखते हैं दोस्तों, जो पहला प्रश्न हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो आ रखा है यहाँ पे कि पहला प्रश्न जो है, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आ रखे हैं उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चमोली। तो उत्तराखंड में किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी पौड़ी गढ़वाल। दोस्तों तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि पौड़ी गढ़वाल का जो वन क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, सूची 1 में दी गई झीलों का सुमेलन सूची सेकंड में दिए गए स्थानों से करिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताइए। अब यहाँ पर एक तरफ तालों के नाम दिए हैं दोस्तों और दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं कि किस स्थान पर हैं। अब यहाँ पर दिया है, पहला है 7 ताल, बी है द्रोण सागर ताल, सी है डोडी ताल और डी है बिरही ताल। तो आपको इनका मैच करना है। तो 7 ताल आपको पता होना चाहिए दोस्तों। 7 ताल आपका कहाँ है, नैनीताल में, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। उसके बाद द्रोण सागर ताल दोस्तों आपको पता होना चाहिए, द्रोण सागर ताल आपका काशीपुर में, डोडी ताल दोस्तों आपका उत्तरकाशी में और बिरही ताल आपका चमोली में। तो उत्तर हो जाएगा आपका 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है। आपको पता होना चाहिए 5 प्रयाग हैं, तो रुद्रप्रयाग में किस नदी का, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है धौली गंगा, बिरही गंगा, पिंडर या मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है शिवालिक, बी ब्रह्म हिमालय, सी आंतरिक हिमालय या इन तीनों में बराबर। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि जो वर्षा काल में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मिट्टी से रिलेटेड, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है चरागाही मृदा, भूरी लाल और पीली मृदा, बलुई मृदा और डी है हल्की चिकनी कछारी मृदा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने याद किया होगा कि चाय की खेती के लिए तो लेटेराइट मिट्टी होती है, मैक्सिमम पूछा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो डी हो जाएगा हल्की चिकनी कछारी मृदा, ये एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, तो ये एक्चुअली जनसंख्या के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बाद में आयोग ने इसमें संशोधन कर लिया था कि 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड में नैनीताल जिले का स्थान कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या छठा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा स्थान था 2011 की जनगणना के अनुसार नैनीताल का। ऑप्शन नंबर अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा जिला था तो वो हरिद्वार था, दूसरे नंबर पे आपका देहरादून, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर और इसी प्रकार से चौथे नंबर पे नैनीताल जिला था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चीन युद्ध 1962 से पूर्व निम्नलिखित में कौन सी जनजाति तिब्बत से व्यापार करती थी। तो तिब्बत से जो व्यापार करने वाली जो जनजाति थी 1962 में जो चीन में युद्ध हुआ था दोस्तों, उसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोटिया। तो भोटिया लोग क्या करते थे, चीन के साथ व्यापार करते थे, यानी कि तिब्बत से व्यापार करते थे 1962 से पूर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। जनवरी 1921 में उत्तराखंड की जनता ने किस स्थान पर कुली बेगार न देने की शपथ ली? यानी कि कुली बेगार प्रथा का अंत किस स्थान पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है बागेश्वर, बी सोमेश्वर, सी रामेश्वर और पंचेश्वर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बागेश्वर। बागेश्वर में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था 1921 में दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो कोटेश्वर जो बांध जो निर्मित किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है ए अलकनंदा, बी धौली गंगा, सी भागीरथी और डी बिरही गंगा। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर है कोटेश्वर बांध, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी पर निर्मित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था, ऑप्शन है देहरादून में, बी यूएस नगर में, सी हरिद्वार में, डी हल्द्वानी में। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट उत्तर है कि उत्तराखंड का प्रथम डेयरी जो संघ स्थापित किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि हल्द्वानी में स्थापित किया गया था। ये किया गया था 1949 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों आप। अगली क्वेश्चन में यही पूछा न जाए कि अगले जो पेपर हो रहा है कि उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ या हल्द्वानी में जो डेयरी संघ स्थापित किया गया था वो किस सन में किया गया था? तो 1949। 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1953 में। तो दोस्तों 1951 इसका एग्जैक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया था? 1951 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 1964, 1969, 1972 या 1982। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एग्जैक्ट आंसर है कि गढ़वाल मंडल की जो स्थापना की गई थी 1969 यानी कि 1969 में की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए? अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विधानसभा में उत्तराखंड में एसटी के लिए 2 सीटें हैं और एससी के लिए 13 सीटें हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंधित है। यहाँ पर है बच्चों से, बुजुर्गों से, नारियों से या परिवहन से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बच्चों से। मुस्कान योजना या ऑपरेशन इस्माइल, क्योंकि जिन बच्चों का अपहरण हो जाता था उनको खोजने का काम किया गया था इसमें ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन इस्माइल बच्चों से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं दोस्तों। मुद्रा राक्षस जिसका जून 2016 में निधन हुआ था की प्रसिद्धि है? तो मुद्रा राक्षस एक व्यक्ति थे, एक कलहण की लिखी हुई पुस्तक भी है मुद्रा राक्षस, आप उसको ना समझ लीजिएगा। तो मुद्रा राक्षस जिसका जून 2016 में निधन हुआ था की प्रसिद्धि है? रंगमंच निर्देशक, शास्त्रीय गायक, संस्कृत के विद्वान, हिंदी उपन्यासकार। तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस थे वो एक उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, लेखक थे, यानी कि हिंदी लेखक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हिंदी उपन्यासकार एग्जैक्ट सही बैठ रहा है। बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। ये इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं तो हिंदी के देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 2016 में, मार्च के महीने में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये किस अनुच्छेद, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो दोस्तों वो लगता है 356 के तहत। आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन लगते हैं, आपातकाल लगते हैं, 352 के तहत, 356 के तहत, 360 के तहत। तो जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों वो 356 के तहत लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। ब्रेड यानी कि डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाले हानिकारक रसायन का नाम बताइए। तो यहाँ पर है इथाइल ब्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मिथाइल क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों पोटेशियम ब्रोमेट डबल रोटी में प्रयुक्त होने वाला हानिकारक रसायन का नाम है पोटेशियम ब्रोमेट, जो डबल रोटी यानी कि जो ब्रेड हम खाते हैं दोस्तों, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? नृजातीय समूह किसे माना जाता है? ए कोल, बी कुणिंद, सी बनराजी, डी हूण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। कोल जो जाति थी उसे नृजातीय समूह माना जाता है उत्तराखंड का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो पंवार शासकों की ऑप्शन है यहाँ पर श्रीनगर, टिहरी, देवलगढ़ या चांदपुर गढ़ी। तो पंवार शासकों की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो थी ऑप्शन नंबर डी चांदपुर गढ़ी, और चांदपुर गढ़ी है आपका
चमोली जिले में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गढ़वाली, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं विशंबर दत्त चंदोला, ललित प्रसाद नैथानी, मुकुंदी लाल या सुमन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, कि जो गढ़वाली समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे विशंबर दत्त चंदोला। और ये गढ़वाली समाचार पत्र जो चला था ये 1905 से 1950 तक चला था दोस्तों। तो ये भी आप याद रखेंगे, अगले पेपरों में आ सकता है कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? तो पेशावर कांड आपको पता ही है 1930 में हुआ था, और इसके जो नायक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी चंद्र सिंह गढ़वाली दोस्तों, ये याद रखेंगे आप। ठीक है ना, 23 अप्रैल 1930 को ये घटना हुई थी पेशावर कांड की, और चंद्र सिंह गढ़वाली उसके नायक थे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय हुआ? तो टिहरी रियासत का स्वतंत्र भारत में विलय कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी को दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, ये कई बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अगस्त 2016 में भारत सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा है? अब आपको पता भी ये होना चाहिए कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिए गए हैं, क्योंकि खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाने जाते थे। तो अब आप 2020-21 का याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2016 की बात पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी संधू और दीपा कर्माकर। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पीवी संधू को खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो आप याद रखेंगे 2016 में, क्योंकि इन्होंने इस बार भी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है। तो इस तरीके से बाकी इनका नाम नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इन्होंने इस बार कोई भी चमत्कार नहीं किया है। लेकिन 2016 में अगर खेल रत्न पुरस्कार दिए गए थे तो जीतू राय, साक्षी मलिक, पीवी संधू और दीपा कर्माकर को दिया गया था दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को द्वारा जुलाई 2016 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर आ रहा है एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, बी सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, सी सांची का स्तूप और डी नालंदा विश्वविद्यालय का पुरा स्थल। तो 2016 में दोस्तों विश्व धरोहर सूची में जो शामिल किया गया था वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुरा स्थल है इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो उत्तराखंड का स्थान है, यहाँ पर ऑप्शन है 29वां, ऑप्शन बी 20वां, सी 15वां या डी 10वां। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट है, 20वां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए और बी को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लिंगानुपात सर्वाधिक अल्मोड़ा जिले का है, और जो कि पूर्ण रूप से कैसा जिला है? पर्वतीय जिला है। तो उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, ये बिल्कुल सही है। कथन बी है पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए आ रहा है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी है ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी ए सही है किंतु बी गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु बी सही। तो हमारे दोनों सही आ गए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? तो आपको पता है कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था दोस्तों अधिनियम 1956 के तहत। तो उसमें किस आधार पर किया गया था राज्यों का? तो ऑप्शन ए है राज्यों का आकार की स्थिति के आधार पर, प्राकृतिक संसाधन के आधार पर, भाषा के आधार पर या नदी जल विवाद के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर। तो भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, आपको पता है 1953 में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं दोस्तों। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? तो टिहरी रियासत का जो प्रथम राजा था, ऑप्शन ए है मान शाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह, यजुवेंद्र शाह। तो आपको पता है सगोली की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। तो उसके बाद से जब टिहरी को राजा बनाया गया था, तो 28 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह टिहरी रियासत का पहला राजा था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दो ही विश्वविद्यालय हैं, मुख्य रूप से गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो सन 1973 ईस्वी में हुई थी, दिसंबर 1973 में। तो ये चीज़ आप
एग्जैक्ट याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, उत्तराखंड में IIM कहाँ स्थित है? तो IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है देहरादून में, पौड़ी में, हरिद्वार में, काशीपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर है, IIM काशीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की जो रिपोर्ट पेश करता है वो राज्यपाल को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है यहाँ पर, राज्य के राज्यपालों को। ठीक है, लोक सेवा आयोग जो भी अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा वो किसको करेगा? राज्यपाल को करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखना, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका जो कार्यकाल होता है या तो 5 वर्ष उसको पहले हो जाएं या फिर उसको 65 वर्ष पहले हो जाएं। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर 59 ईयर का है तो वो पूरे 5 साल का कार्यकाल करेगा, क्योंकि वो 64 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 63 साल का है तो वो 3 ही साल में, लेकिन उसको 65 साल पहले हो रहे हैं। तो जो भी पहले होता है वो होता है, यानी कि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में कार्यकाल की व्यवस्था करता है? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद 243 ऑप्शन नंबर सी 243 ए में इसका वर्णन किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है? 243। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए हैं? तो उत्तराखंड में जो पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया गया है, ये किया गया था मेजर जनरल BC खंडूरी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। BC खंडूरी ने 50% आरक्षण किया था दोस्तों 2009 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में सर्वाधिक थी? तो 2014-15 में किस राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, डी उत्तराखंड। तो आपको याद दिला दूं दोस्तों कि यहाँ पर 2014-15 की बात हो रही है। तो 2014-15 में जो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आई थी वो उत्तराखंड की थी। वैसे होती नहीं है, लेकिन उस समय हो गई थी दोस्तों। तो इसलिए आप उत्तराखंड इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो दोस्तों गोवा है। आपको याद रखना है गोवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36। उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अधिकतम मंत्री 15% होते हैं। तो आप कैलकुलेट करेंगे 70 का 15% निकालेंगे आप, तो लगभग वो जाता है 12। तो उत्तराखंड में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी 12। और अगर प्रतिशत में पूछेगा तो आप कहेंगे 15% दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हिस्सेदारी रखता है? तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी रखता है भारत के साथ, यहाँ पर ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कई लोग चीन को कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट है, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की लगी हुई है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं दोस्तों। नाकरेक आरक्षित जैवमंडल स्थित है। तो नाकरेक जो आरक्षित जैवमंडल स्थित है, यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम में, मेघालय में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल दोस्तों। मेघालय में नाकरेक आरक्षित जैवमंडल अवस्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 16 वन का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ए दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से, पश्चिम हिमालय से, पूर्वी हिमालय से, या ज्वारीय वन से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों से 16 वन का संबंध है। ये विशेषकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तांबे का जो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। डोलवी इस्पात संयंत्र अवस्थित है।
तो डोलवी जो इस्पात संयंत्र स्थित है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं दोस्तों। झूम खेती को डैश भी कहते हैं। तो यहाँ पर झूम खेती दोस्तों जनजातीय जो उत्तराखंड की जो जनजातीय लोग हैं वो करते हैं इस खेती को, और इसको कहा जाता है डी स्थानांतरित खेती, क्योंकि ठंड के मौसम में कहीं और पे और गर्मियों के मौसम में कहीं और पे जाते हैं। और क्या करते हैं कि झूम खेती जो विशेष रूप से जो होती है कि जंगल के बीच में कुछ स्थान को चुन लिया जाता है और कुछ टाइम तक 1-2 साल तक उस भूमि पर मतलब क्या कृषि की जाती है। उसके बाद जब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो फिर दूसरे समूह को चुन लिया जाता है जंगल के। तो इसे ही स्थानांतरित खेती या झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? यहाँ पर ऑप्शन है गोदावरी, बी महानदी, सी पेन्नार और डी दामोदर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महानदी पर हीराकुंड बांध उड़ीसा में बना है दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे आपकी हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य आंशिक रूप से हिमालय व आंशिक रूप से मैदान में स्थित है? तो आंशिक रूप से हिमालय और आंशिक रूप से मैदानी भागों में जो राज्य बसा है वो आप ही का राज्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? साझा संपत्ति संसाधन, ऑप्शन है निजी, बी ग्राम, सी राज्य और जनपद। तो स्टेट के स्वामित्व में आते हैं दोस्तों ये साझा संपत्ति संसाधन, भारत में राज्यों के स्वामित्व में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 6 का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं दोस्तों। FL2 नीति का संबंध है तो उत्तराखंड की वन नीति से, उत्तराखंड की परिवार नियोजन की नीति से, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की शराब नीति से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो FL2 नीति का जो संबंध है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड की शराब नीति से है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रख लेंगे, FL2 नीति का संबंध उत्तराखंड की शराब नीति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47 नंबर पर। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 आ रहा है, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी? तो रजिया सुल्तान आपका दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन नंबर आपको पता होना चाहिए कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था और उसी की शासिका थी दिल्ली रजिया, और पहली महिला शासिका भी थी। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किस वर्ष शासिका बनी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सन 1236 में, सन 1240 में, सन 1266 में या 1210 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। 1236 ईस्वी में बनी थी, 4 साल रही थी 1240 तक। तो ऑप्शन नंबर 1236 में शासक बनी थी ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। मनसबदारी प्रथा किससे प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी प्रथा, यहाँ पर ऑप्शन है शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, अकबर। तो इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है दोस्तों, अगर आप मुगल काल पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्न में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था? तो अंग्रेज मराठा युद्ध जो, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सूरत की संधि, बी मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि या अमृतसर की संधि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सालबाई की संधि। 1782 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था, 1782 में हुई थी सालबाई की, और 1765 में सूरत की संधि से ये स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर अंत पूछा जा रहा है तो आप सालबाई की संधि याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में ठगी का अंत किया? तो ठगी का अंत करने वाला जो गवर्नर था दोस्तों वो था, यहाँ पर ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड बेलेजली और सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड मियो। तो ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों याद रखिएगा। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो दोस्तों आज मैं सिर्फ 50 क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहा हूँ। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें फिर से 51 से 100 तक के क्वेश्चनों पर, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका आपका तर्क शक्ति वाला पोर्शन है उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरीके से आप मतलब अपनी तैयारी करेंगे। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।